अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, मुझे बता दो। ओके ओके, ठीक है, सही है। तो आई गेस हमने लास्ट क्लास में शायद इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हमने पढ़ना है, शायद उससे पहले का हमने नहीं पढ़ा था। सॉरी, इससे पहले का पढ़ लिया था, इंटरनल से हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन दिस केस, अच्छा ये मैं स्टार्ट करती हूँ, एक सेकेंड। ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन जस्ट फॉर क्योंकि आपके उसका पार्ट है ये, तो मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो आगे वाला पार्ट है ना, वो तो फिर भी पूछ लेते हैं, वीवी पैरस ओवी पैरस क्या होता है। तो अच्छा, लेट्स स्टार्ट दिस। इन दिस केस द एग्स आर फर्टिलाइज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, उससे पहले हमने जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रही होती है, बॉडी के बाहर हो रही होती है। सही है, इंटरनल नाम से पता चल रहा है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। सही, ठीक है। अच्छा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल इन ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, दो मैनी एक्वेटिक स्पीशीज ऑल्सो एक्सरसाइज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली कहाँ पे हो रही होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हो रही थी, मगर कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में भी होती है। एज द एग्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मच are much brighter. The number of eggs produced in such animals is less than those who lay their eggs in water. ठीक है, तो ये एनिमल्स अपने एग्स, इतने मुझे याद आ रहे हैं, शायद मैंने पढ़ा दिया था, बट इन एनिमल्स में क्या होता है कि इतने ज़्यादा ही एग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना इनको ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, एंड इट इज सेफ। द एम्ब्रियो, द egg is totally safe inside the body of mother, whereas if we talk about the animals in which external fertilization takes place, their egg is not protected. Obviously it is in ओपन एनवायरनमेंट, सो इसको कोई भी डेंजर जो है फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि उनमें जो फीमेल्स होती है वो ज़्यादा एग्स बनाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शी नोज के अभी मैं एग्स ले करूंगी बाहर एनवायरनमेंट में, तो भाई कितने सर्वाइव करें, कितने जो है वो मेच्योर हो पाए, कितने नहीं हो पाए। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में द एम्ब्रियो इज गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड, सो चांसेस ये हैं कि वो इजीली जो है वो डेवलप कर जाएगा, तो इनको जो है वो नंबर ऑफ एक्स इतने ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, सेक्स टाइप्स यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेक्स हैविंग टेस्टिस। अच्छा, distinct sex, they are either male or female having testis or ovaries which respectively. Such animals which have only one type of gonads are said to be unisexual or dioecious or heterophrodite. ठीक है, वो एनिमल्स जिनके अंदर या तो जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर या तो फीमेल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या फिर मेल ऑर्गन्स हैं। सही, दे आर टोटली फीमेल या फिर टोटली मेल। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि दो दो ऑर्गन्स जो है वो मेल फीमेल दोनों ही एक ही बॉडी पे परसिस्ट करें। नो, इन एनिमल्स में क्या होता है, डिस्टिंक्ट सेक्स या डिस्टिंक्ट जेंडर होता है। ठीक है, या तो वो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं, मतलब कि उनमें या तो मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे या तो फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। सही हो गया। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। दो तीन नाम है इसके। यूनिसेक्सुअल ऑब्वियसली एक ही जेंडर है, एक ही सेक्स है। ठीक है, डायशियस कहा जाता है या फिर हेट्रोफ्रोडाइट कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने हर्माफ्रोडाइट लीच वगैरह का पढ़ा था, तो उसमें हर्माफ्रोडाइट का काफी वर्ड जो है ना यूज हुआ था। तो हर्माफ्रोडाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, हर्माफ्रोडाइट इसका टोटली ऑपोजिट है। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट इसका ऑपोजिट है, इन अ सेंस कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें बॉडी के अंदर जो है मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स, एक ही बॉडी पे दोनों ऑर्गन्स है, मेल ऑर्गन भी है फीमेल ऑर्गन दोनों है। ठीक है, बाइसेक्चुअल या फिर इनको क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। सही है। अच्छा, मैनी इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट फिट इनटू दिस कैटेगरी। अच्छा, अह, सही। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, मैनी इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट फिट इन दिस कैटेगरी एंड दे आर मेल एज वेल एज फीमेल। ठीक है, अब हमने किसकी बात की, हमने बात की हर हेट्रोफ्रोडाइट की, यूनिसेक्सुअल की या फिर डाइशियस एनिमल्स की, जिनकी एक बॉडी होती है। तो भाई उस पर या तो मेल ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, या तो फीमेल ऑर्गन होंगे, या तो कंप्लीटली मेल या तो कंप्लीटली फीमेल। सही, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी पे मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। सही है।
In such animals, both the type of gonads, testis and ovaries, not आगे बेटा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, develop not only या completely पता नहीं क्या लिखा हुआ है आगे, but are functional in each of these individuals. Hence, they produce both sperms and ova. Such animals are said to be hermaphrodite or bisexual or monoecious. ठीक है, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल कहा जाता है या फिर मोनोइशियस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इनकी बॉडी में मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स, एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। दे आर नॉट कंप्लीटली मेल, दे आर नॉट कंप्लीटली फीमेल, ठीक है, दोनों ऑर्गन्स दोनों जेंडर के जो है वो एक ही बॉडी पे परसिस्ट कर रहे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कि ये भाई आपके पास हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। सही। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ वर्म्स एंड पैरासाइट्स लाइक लिवर फ्लूक एंड अगेन आई कैन नॉट सी व्हाट इज रिटन। कौन से वर्म्स होते हैं ये आगे मुझे जो लिखा हुआ है वो बता देना, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर भी फिनोमेना होता है। थ्रू दो स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस इन द सेम इंडिविजुअल, इवन देन मोस्ट ऑफ द hermaphrodites क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। हर्माफ्रोडाइट कौन से एनिमल्स है? जिनकी एक बॉडी पे मेल ऑर्गन भी फीमेल भी है, ठीक है। लेकिन अब जाहिर बात है एक ही बॉडी पे दोनों ऑर्गन है, तो भाई वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेके भाई अपने ही टेस्टिस से प्रोड्यूस हुए हुए स्पर्म से, अपने ही ओवा से प्रोड्यूस हुए हुए एग से जो है वो ओवरी से प्रोड्यूस हुए हुए एग से उसको फ्यूज करवा दे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दे। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, मतलब किसी और एनिमल के गैमेट्स के साथ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। लेकिन टेक्स प्लेस दैट इज देयर एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड बाय देयर ओन स्पर्म बट बाय द स्पर्म ऑफ अनदर इंडिविजुअल। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स के किसी और एनिमल का गैमेट आता है और वो फर्टिलाइजेशन करवाता है, ठीक है। टेप फॉर्म्स, ओके, लिवर फ्लूक और टेप फॉर्म्स में काम मोस्टली हो रहा होता है। सही है। उसमें हमने पढ़ा था कि यार एक ही सेगमेंट, हर सेगमेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिपीट हो रहे होते हैं और फिर वो दो टाइप के भी होते हैं। सही है। तो यहाँ पर इन एनिमल्स में क्या होता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक आइसोलेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन हाउएवर में टेक प्लेस। मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन को, ऑल्दो दे हैव बोथ ऑफ द ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी, लेकिन क्या होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। बट व्हेन कंडीशंस आर different, like if the animal is isolating itself or it is away from all the other animals, then obviously if that animal has to work for the survival of its species, तो क्या होगा कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई और एनिमल अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने ही गैमेट्स को आपस में फ्यूज करवा के क्या कराएगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा देगा। मगर ये बहुत स्पेशल कंडीशंस में होता है। मोस्टली क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें एक ही बॉडी के, मतलब किसी और बॉडी या किसी और एनिमल के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, अपनी गैमेट्स, अपनी बॉडी के दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सही। मोनोइशियस इसलिए कह रहे हैं, मोनो का मतलब सिंगल, मोनोइशियस मतलब सिंगल बॉडी में ही दोनों गोनाड्स हैं, ठीक है, सिंगल बॉडी में ही दोनों गोनाड्स हैं। मोनोइशियस यहाँ पे इसको इसलिए कह रहे हैं कि एक ही बॉडी है लेकिन एक ही बॉडी पे दोनों गोनाड्स हैं। और डाइशियस में क्या हो रहा है? डाइशियस में जो है आपका जो है वो डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। तो इसमें दो डिफरेंट जेंडर्स अलग अलग से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि मोनोइशियस मतलब एक ही बॉडी में आपको दोनों जेंडर्स मिल रहे हैं, ठीक है। मोनोइशियस यहाँ पे मोनो इसको इसलिए कहा है बिकॉज सिंगल बॉडी है, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा इस सेंस में कंफ्यूजिंग है, मगर मोनोइशियस का मतलब ये है कि एक ही बॉडी पे आपको दो दो चीजें मिल रही हैं। डाइशियस में क्या है? आपको एक बॉडी में नहीं बल्कि आपको दो डिफरेंट बॉडीज में दो डिफरेंट जेंडर्स मिलेंगे, इसीलिए उनको डाइशियस कहा जाता है। इज इट क्लियर जयवंती? मोनिशियस मतलब एक ही बॉडी में दोनों आपको मिल रहे हैं ऑर्गन्स, ठीक है। डाइशियस का मतलब कि आपको दो डिफरेंट बॉडीज में दो डिफरेंट जेंडर्स मिलेंगे, एक ही बॉडी में नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। आगे मूव करते हैं ओवी ओवी पैरिटी की तरफ। ओवी पैरिटी क्या हो गया? ओके, ओवी पैरिटी, द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग्स और ओवा आर प्रोड्यूस्ड इन द, यार एक तो मैंने ये स्लाइड्स पता नहीं कैसे बनाई हैं, इन दी ओवरी लोकेटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, ठीक है। आपको पता है कि ओवरी के अंदर सारे एग्स वगैरह फ्यूज हो रहे, सॉरी फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। oogenesis हो रही होती है और ओवरी के अंदर एग्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द एग्स आर लेड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओवीपेरस। दो एनिमल्स होते हैं, दो टाइप के, ओवीपेरस और विविपेरस, ठीक। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी, मुझे याद आ रहा है, मैमल्स वगैरह में कहीं पढ़ा था कि प्लासेंटल मैमल्स वगैरह वीवी पैरस होते हैं, और उससे पहले जो वो
प्लेटिपस वाले थे वो ओवीपेरस थे कि भाई वो एग बना रहे थे, एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं, ठीक है, डक बिल प्लेटिपस जो इसमें था। तो ओवीपेरस में एनिमल्स होते हैं कि भाई जो डायरेक्ट यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ये पहले एग प्रोड्यूस करेंगे, उस एग में से बेबी निकल के आएगा, ठीक है। वीवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं दैट डायरेक्टली डू नॉट गिव बर्थ टू आपका, डू नॉट प्रोड्यूस आपका एग, दे गिव बर्थ टू डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू द लाइव यंग वंस, ठीक है। तो वीवीपेरस और ओवीपेरस का दोनों का मतलब और डिफरेंस इसमें ये है। ओवी नाम से पता चल रहा है, ओवा ओवी, ठीक है, तो एग प्रोड्यूसिंग होते हैं ओवीपेरस एनिमल्स, और वीवीपेरस मतलब ये लाइव यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे, सही है। अच्छा, द एग्स मे हैव ऑलरेडी mean fertilized before being led internal fertilization or fertilized after they are released into environment। external internal fertilization में आपको बता चुकी हूँ, अगर एग अंदर ही बॉडी में फर्टिलाइज हो रहा है तो मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर बॉडी से बाहर हो रहा है मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। eggs of oviparous animals are usually large in numbers and in terrestrial animals, ठीक है, are usually eggs of animals are usually large in numbers and in terrestrial animals the eggs are always protected by tough waterproof shells। अच्छा, अब होता क्या है कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके जो एग होते हैं वो इतने ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड नहीं होते, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, अगर आपने देखा हो जो अंडा हम खाते हैं कितना अच्छा शेल बना हुआ होता है, प्रोटेक्टिव होता है, सही है। और बाकी भी जो एनिमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनके एग्स ऐसे ही प्रोटेक्टेड होते हैं अच्छे से, शेल में जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और बहुत उनको जो है इस तरह से शेल बहुत अच्छा सा बना हुआ होता है, कवरिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में एग्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय टफ वाटर प्रूफ शेल्स, ठीक है। इसलिए ऑब्वियसली उसको हार्श कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। एस फीमेल गैमेट को हम एग कहते हैं, क्या मतलब बेटा? मिस, इन्हें तो जाइगोट नहीं कहना चाहिए, एस फीमेल गैमेट को हम एग कहते हैं। मिल्हा, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ में आई। मेरे ख्याल से तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो एग बन के आ रहा है हमें उससे जाइगोट कहना चाहिए, जैसे फीमेल गैम, या मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी बात, तुम अगर अनम्यूट करके बता दो कि क्या बोल रहे हो। मिस, इन्हें तो जाइगोट, मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ दोबारा पढ़ के समझू, इन्हें तो जाइगोट नहीं कहना चाहिए, एज फीमेल गैमेट को हम एग कहते हैं। नहीं समझ में। मिस, ये जो आप ओवी पैरस का कह रही हैं इसे जाइगोट कहना चाहिए ना, एग क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? एग के अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है इसलिए कह रहे हैं, मतलब जो पूरा शेल उसकी जो कवरिंग होती है, समझ रहे हो, जिसकी शेल की जो कवरिंग होती है हम उस सेंस में उसको कह रहे हैं। जाहिर बात है वो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर अंदर होकर बाहर आ रहा है, शेल की फॉर्म में लेकर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ एग तो नहीं होगा, वो तो फर्टिलाइज हुआ होगा। यहाँ पे एग्स उस सेंस में कह रहे हैं कि उसकी पूरी जो कवरिंग, जिसको हम अंडा कहते हैं ना, वी आर नॉट रिलेटिंग इट टू ओवा, समझ रहे हो, हम इसको ओवा से या फीमेल गैमेट से रिलेट नहीं कर रहे। इस एग का मतलब क्या है, वो जो अंडा हम लोग घर में लेके आके खाते हैं, एग का मतलब है यहाँ पे पूरे शेल और पूरा अंदर जो कंटेंट है उसको पूरा एज अ होल एग कहा जा रहा है। ये वो वाला एग नहीं है मेरे ख्याल से कि जो क्या है आपका जो ओवा होता है, ठीक है। इफ द एग हैज बीन लेड, अगर वो अंडा दिया जा चुका है तो मतलब कि वो फर्टिलाइज होकर ही बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके पूरे फॉर्म को एग इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली उसमें पूरा वो शेल है, इस तरह से उसको फिर उसको एग कहा जा रहा है। ये वो वाला जाहिर बात है यार, सिर्फ ओवा कैसे एक नए बेबी को फॉर्म करेगा, सही है। तो ये है। अच्छा, जो एग्स है दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय टफ वाटर प्रूफ शेल्स विच आर परमेबल टू गैसेस। वाटर प्रूफ शेल होते हैं ऑब्वियसली, अंदर कोई इस तरह से ऑल्ट्रेशन ना हो जाए, वाटर ना चला जाए, पेनेट्रेट ना कर जाए, लेकिन ये गैस परमेबल होते हैं ताकि जो है वो थोड़ा बहुत जो उसमें, अगर आप कभी गौर से देखो ना तो हमारे घरों में भी जो अंडे आते हैं मुर्गी के अंडे, ठीक है, वो उसमें छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी टाइनी माइन्यूट से पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो पोर्स किस लिए हेल्प करते हैं, थोड़ा सा गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लेकिन वो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर को अलाउ नहीं करते कि वो अंदर पास हो। अगर कभी अंडा तोड़ा हो तो अंदर देखा होगा कि शेल के अलावा एक छोटी सी ना झिल्ली जैसी भी होती है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो सर्व्स टू मेक दिस वाटर प्रूफ शेल मोर वाटर इम्परमेबल, सही है। अच्छा, एमनियन, हाँ एमनियन, ठीक है। एमनियन का मैंने तुम लोगों को आई डोंट नो, पता नहीं पहले बताया है या नहीं बताया, मुझे कैसा क्यों लग रहा है मैंने एमनियन बताया हुआ है। एमनियन का बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जो है ना रिप्रोडक्शन वाले इसी चैप्टर में है, बट आपका ऑब्वियसली रिड्यूस सिलेबस में वो नहीं है तो हम उसको गो थ्रू नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को एमनियन समझना है, ऑब्वियसली तुम लोग को एप्टीट्यूड के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो तुम लोग वहां से देख सकते हो, उसकी कॉरियन एमनियन ये सब चीजें हैं उसमें लिखी हुई हैं, सही है। अच्छा, मैं कहाँ पे थी?
हाँ, शेल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग ड्राइड आउट। शेल क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बीइंग ड्राइड आउट। सही है, जाहिर बात है कि वो सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए इसका कंटेंट। द एग्स ऑफ एक्वेटिक ओविपेरस एनिमल्स बीइंग लेड इन वाटर आर हाउएवर कवर्ड ओवर सिंपली बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पानी के अंदर जो अंडे एनिमल्स देते हैं, उनके जो एग्स होते हैं वो इतना प्रॉपर शेल और हार्ड शेल से कवर नहीं होते, बस उनमें एक हल्की सी जिलेटिनस लेयर होती है जो उसको कवर कर रही होती है। ठीक है, द एग्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर आल्सो लार्ज इन, यार ये आगे क्या लिखा है प्लीज मुझे कोई बता सकता है? लार्ज इन क्वांटिटी या साइज होगा मेरे ख्याल से ये। एनिमल्स आर आल्सो लार्ज इन साइज बिकॉज दे कंटेन इनफ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स और योग फॉर द एम्ब्रियो। देखो अब क्या हो रहा है, इन एनिमल्स के जो एग बाहर आके ले कर रहे हैं, तो जो ओविपेरस एनिमल्स हैं दे आर नॉट गिविंग बर्थ टू लाइव यंग वंस। ठीक है, वो पहले एग बना रहे हैं, उस एग को कुछ टाइम लगेगा, उसमें जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होगा, फिर जाके वो अंडे से बाहर एनिमल निकल के आएगा। सही, तो अब जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनका एग बड़ा होता है, इसलिए सेंस में बड़ा होता है कि उसके अंदर जाहिर बात है बेबी को सर्वाइव करना है। वो मदर की बॉडी में तो डेवलप हो नहीं रहा कि वो सारी न्यूट्रिशन अपनी मदर से, प्लासेंटा से कहीं से ड्राइव करे। तो क्योंकि वो एग बेचारा अकेला है बाहर और उसको सरवाइव भी करना है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए बेबी की ग्रोथ के लिए, तो इनका साइज बड़ा होता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारा योग या बहुत सारा न्यूट्रिएंट कंटेंट स्टोर हुआ होता है जो उसकी नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक कि उसमें से एक एनिमल निकल के अंडे में से बाहर नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसलिए इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड योग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एग। सही, which completes the development inside the egg before hatching out। जाहिर बात है हैच होने से पहले पूरा एनिमल डेवलप, मतलब इन अ सेंस कि वो कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो वो कैसे हो पाती है? ऑब्वियसली द एम्ब्रियो नीड सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से वो लेता होता है? वो आपका योग से लेता होता है और इस योग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। दैट्स वाई जो ओविपेरस एनिमल्स उनके एग बहुत बड़े बड़े होते हैं, साइज उनका बड़ा होता है बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ योग विच इज स्टोर्ड इन इट। वीवीपेरस एनिमल जैसे मैमल्स हैं वो वीवीपेरस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एग लेइंग मैमल्स जो प्लेटिपस वगैरह, उसके अलावा बाकी जो प्लासेंटल हैं मैमल्स, और उसके अलावा जो हमने वो क्या पढ़ा था, जो मार्सुपियल एनिमल्स जो कैंगरू वगैरह, वो भी क्या है? वो भी वीवीपेरस हैं। ठीक है, तो द एनिमल्स हु डोंट ले एग्स बट रिटेन देम इनसाइड देयर बॉडी वेयर दे आर फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप आर कॉल्ड वीवीपेरस एनिमल। ठीक है, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस। जाहिर बात है दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लाइव यंग वन बन के आ रहा है। मोस्ट विविपेरस एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, आगे पता नहीं यार, मैमल्स इन विच नीड्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो लाइक सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट इट प्रोड्यूसेस आर कैरीड आउट बाय अ स्पेशल ऑर्गन नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा? मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों यार, ये अगेन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में प्लासेंटा लिखा हुआ है आगे, अगेन वो आपके उसमें है नहीं इंक्लूडेड। तो प्लासेंटा क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? बगैर देखे वैसे आगे लिखा हुआ है, लेकिन प्लासेंटा का तुम लोगों को कोई आइडिया है व्हाट इज प्लासेंटा? ये हमने काफी दफा वर्ड आई गेस पढ़ा हुआ है, या पता नहीं फर्स्ट ईयर को बताया था मैंने। कोई बता सकता है मुझे प्लीज कि व्हाट इज प्लासेंटा? यार कोई भी नहीं बताएगा। ट्यूब दैट अटैचेस फीटस टू मदर। जवाब किसने दिया? ये मेरे ख्याल से मिला है। मिला मिस मिला आपने जवाब दिया यस या मिस ट्यूब? नहीं यार, ट्यूब नहीं होती बेटा, वो मिस अम्बिलाइकल ये कॉर्ड होती है। यस मिस। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो फिर तुम बताना। देखो जो ट्यूब हम्म। की तुम बात कर रही हो ना वो अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है। ठीक है, प्लासेंटा अम्बिलाइकल कॉर्ड नहीं होती बेटा। तुम्हारे पास बुक होगी ना, अभी तुम जरा जो हमने वो पढ़ा था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद जरा खोल के देखो, बना हुआ है कहीं पे प्लासेंटा? डायग्राम बनी हुई होगी, लिखा हुआ भी होगा। जरा मुझे पेज नंबर भी बताओ ताकि मैं बाकी बच्चों को बताऊं। मेरे पास अभी मैं सेंटर में हूँ तो मेरे पास बुक नहीं है। वहाँ प्लासेंटा किसी को मिला बुक के अंदर? जी सारा, गुड। मिस कनेक्शन बिटवीन मदर पेज एंड इट्स नंबर डेवलपिंग 118। अटैचेस टू द वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, कौन सा बेटा पेज? 118? यस मिस 118। उसमें आपको नजर आ रहा है प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों अलग अलग मार्किंग हुई हुई होगी मेरे ख्याल से, एक डायग्राम बनी हुई होगी। यस मिस। ठीक है, तो जो कॉर्ड है ना जो अटैच करी होती है, जो ट्यूब है, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि पैदाइश के बाद काट देते हैं जिस वजह से नाफ बनती है। ठीक है, नाफ जो पेट पे होती है या बेली बटन जिसको कहते हैं, उसको कट करते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड को, तभी वो नाफ जो है वो हर किसी की होती है, बिकॉज वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है पेट वाले एरिया में, एट योर आपका नेवल पे, या जिसको हम बेली बटन कहते हैं। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। बाकी प्लासेंटा का तुम क्या बता रहे थे, कुछ कह रहे थे मिला? अब बताओ। मिस ये मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस और डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वगैरह के लिए भी यूज हो रही होती है ना, न्यूट्रिशन हम्म प्रोवाइड करने के हम्म लिए।
ठीक है, वेरी गुड, सही है। ठीक है, तो सर जैसे आपने बताया था पहले कि ब्लड वेसल्स होती हैं ये। हाँ मैं ये बताने वाली थी कि जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा क्या है, एक सॉर्ट ऑफ टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। मतलब आपका आर्टरीज भी होंगी, इसमें अम्लाइकल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें क्या होती हैं, अम्लाइकल आर्टरीज होती हैं और क्या होती हैं, अम्लाइकल वेन। खैर वो तो आपका अम्लाइकल कॉर्ड से भी गुजर के आ रही होती है। तो प्लासेंटा बेसिकली क्या होता है, एक टिश्यू है। तो मुझे पढ़ के बता सकते हो प्लासेंटा की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? मिला? मेरे पास स्लाइड में, मेरा नहीं ख्याल है होगा क्योंकि मैंने उस स्लाइड में नहीं डाला था मेरे ख्याल से, हाँ नहीं डाला हुआ। क्या डेफिनेशन लिखी है बेटा प्लासेंटा की? रीड करके बता सकते हो? Yes, miss. Miss, करो। the tissue attaching the embryo to the wall of uterus is called the placenta. आगे The कुछ लिखा है? placenta looks like a flat pie-shaped structure. It has millions of blood vessels that are the part of the embryo's blood system. Food and oxygen from the mother's blood vessels through the placental blood vessels diffuse into the embryo. Carbon dioxide and waste from the embryo diffuse out through the placenta into the mother's circulation. The blood of mother and the embryo, however, never mixes. Placenta also secretes progesterone hormone for maintaining pregnancy. ठीक है, तो प्लासेंटा में क्या है, बेसिकली प्लासेंटा एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है जो मदर और बेबी के बीच में। ठीक है, इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा प्लासेंटा है क्या। इट इज अ टिश्यू जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। और ब्लड वेसल्स क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू ही, ब्लड का फंक्शन हमने फर्स्ट ईयर में ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में पढ़ा था, इसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, न्यूट्रिशन करवाना, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करना। तो वो सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा होता है कि आपका जो प्लासेंटा है उसमें ब्लड वेसल्स होती है जिसके थ्रू मदर से न्यूट्रिशन आएगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन वगैरह हो गया, खाना, न्यूट्रिशन। और बेबी जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे जाता है, आपके प्लासेंटा के थ्रू मदर की सर्कुलेशन में जाते हैं, वहां से फिर मदर की बॉडी से, किडनी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो प्लासेंटा इज अ कनेक्शन विच हेल्प्स इन एक्सचेंजिंग द न्यूट्रिशन बिटवीन द एम्ब्रियो एंड इट्स मदर। सही, तो ये आपका प्लासेंटा हो गया। ठीक, तो प्लासेंटा जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था, ओवीपेरस एनिमल्स में क्या होता है, एग के अंदर बहुत सारा योक होता है जो बेबी की डेवलपमेंट करवाता है। यहाँ पे योक वाला इतना सीन नहीं है क्योंकि बॉडी के अंदर ही सारी डेवलपमेंट हो रही है। और न्यूट्रिशन कहाँ से आ रही है, प्लासेंटा से आ रही है। जो काम ऊपर योग कर रहा था न्यूट्रिशन वगैरह देना, वो काम यहाँ पे इनसाइड द बॉडी क्या चीज कर रही है, प्लासेंटा कर रही है। इसीलिए हमें योग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यार जब बॉर्न हो रहा होता है विविपेरस एनिमल्स में बेबी, तो वो जो है ना कंप्लीटली डेवलप हुआ होता है और उसकी डेवलपमेंट होती ही प्लासेंटा की तरफ से आईवी न्यूट्रिशन की वजह से। सही है। द विविपेरस एनिमल्स प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ एग्स एज कंपेयर टू ओविपेरस। दीस एग्स रिक्वायर नो शेल्स। मैंने आपको बताया क्योंकि ये शेल की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि ये बॉडी, फीमेल बॉडी के इनसाइड ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और इनको न्यूट्रिशन वगैरह तो सब कुछ मिल रही है। ठीक है, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ इस प्लासेंटा दे एग्स नीड लिटिल योक बिकॉज हेंस दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो ये दो डिफरेंस हो गए। इट कैन कम इन योर एमसीक्यूज कह रही हूँ शॉर्ट आंसर कि भैया विविपेरस में, ओवीपेरस में डिफरेंस बता दे। तो पहला डिफरेंस ये है कि भाई ओवीपेरस में एग होता है, वीवीपेरस में नहीं होता। दूसरा डिफरेंस योग का है कि भाई योग जो है वो ओवीपेरस एनिमल्स में होता है, वीवीपेरस में प्लासेंटा होता है। तीसरा डिफरेंस ये आप बता देना कि भाई एग का साइज जो है ओवीपेरस एनिमल्स में बहुत बड़ा होता है और वीवीपेरस में बहुत स्मॉल सा होता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और रीजन आपको लास्ट पैराग्राफ में बताई गई है। ठीक है, और ओविपेरस एनिमल में जब शेल का बताना या साइज का बताना तो उसमें बता देना कि भाई शेल इनके जो है परमीबल टू वाटर होते हैं, गैसेस परमीबल होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा एक अच्छा खासा डिफरेंस या जो भी आपसे पूछा जाए जिस भी फॉर्मेट में, तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इफ इट कम्स इन योर एग्जाम। सही है। तो हमारा जोलॉजी का जो पार्ट है ना वो इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। जोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? ये जो ह्यूमन मेल है ये तुम लोगों के उसमें नहीं है, रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस कह रही हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं, रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, इसीलिए ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट। उसके अलावा तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स बॉटनी का जो पार्ट है ना उसकी तरफ हम मूव करते हैं कि भाई बॉटनी में क्या है। मैंने अब तक, मुझे याद पड़ता है कि शायद बॉटनी तुम लोगों को चैप्टर्स की जो है ना जोलॉजी वाले चैप्टर्स की शायद नहीं पढ़ाई है। जैसे सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर की भी शायद नहीं पढ़ाई, तो वो हम करेंगे डिस्कस इसके बाद इंशाल्लाह, या फिर हम लोग एवोल्यूशन पढ़ के करेंगे। तुम लोगों को सर ने कोई डेट वगैरह बताई है पेपर की इस पे, ताकि थोड़ा समझ में आए कि भाई मेरे साथ अभी हो क्या रहा है। जो बच्चे समझ के बैठे हैं कि भाई अभी तो बहुत चिल वाला, रिलैक्स वाला पीरियड चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सही, ओके। अब हम इसका बॉटनी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। बॉटनी वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेचुरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जाहिर बात है हम बॉटनी की बात कर रहे हैं तो हम एसेक्सुअल मेथड इन प्लांट, सही है,
ओके तो पहला आपके पास जो मेथड है वो मेथड क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ इतना कोई उसमें वही चीजें बताई हुई है जो नीचे सारी हेडिंग्स लिखी है, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सही। तो आपका पहला मेथड क्या है? स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। स्पोर्स के बारे में हम थोड़ा शायद फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पोर्स क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो मेथड होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो प्लांट्स में क्या होता है? स्पोर होता है। दूसरा मेथड क्या लिखा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखा हुआ है, सही है। और तीसरा मेथड क्या लिखा हुआ है? एपोमिक्सिस लिखा हुआ है। ये नेचुरल मेथड्स हैं। जो उसके बाद नीचे लिखे हुए हैं वो आपको जहाँ पे मेरा एरो है वो क्या है? आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, सही है। तो आर्टिफिशियल मेथड में ये टिश्यू कल्चर वगैरह, ग्राफ्टिंग वगैरह आ जाती है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम नेचुरल मेथड्स पढ़ रहे हैं जो कि प्लांट में नेचुरली हो रहे होते हैं, सही है। तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है आपका स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन इज द प्रोसेस जिसमें स्पोर बन के आ रहे होते हैं और स्पोर्स, ठीक। ड्यूरिंग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर में कहीं पढ़ा था, नाइडेरियंस पढ़ाते हुए मैंने बताया था। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन याद है किसी को? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या था? मिस आपने जो पढ़ाया था नाइडेरियंस के अंदर वो तो मेड्यूसा और पॉलिप्स से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे आई गेस स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट से रिलेटेड हाँ है। वेरी गुड, ठीक है। अब बता सकते हो मुझे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या है? मिस स्पोरोफाइट वो बॉडी होती है जो आई गेस स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और हम्म। गैमेटोफाइट वो बॉडी होती है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। और जब गैमेट्स बन जाते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद फिर से एक स्पोरोफाइट बनता है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट एंड हम्म, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट। ठीक है, वेरी गुड मिला। ठीक है, तो ऐसा ही होता है इसमें। इसकी पूरी जो अल्टरनेशन जो जनरेशन की चल रही होती है उसमें स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट अगर आपका हो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हो कि सेक्चुअल। आप थोड़ा सा साइड पे अगर उसकी बात करोगे तो गैमीटोफाइट है। स्पोरोफाइट की एक सिंगल बॉडी होती है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट ऑल्टरनेट पूरा कर रहा होता है प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो उसमें ये बताया हुआ है कि जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही होती है तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है? हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली अगर आप हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हो तो मियोसिस के थ्रू ही वो प्रोड्यूस हो रहा है। डिप्लॉइड सेल माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल बाय मियोसिस, डिवाइड फर्दर माइटोटिकली कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स क्या है? बेसिकली वो सेल्स है या वो स्ट्रक्चर्स है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है ताकि वो रिप्रोडक्शन में काम आ सके। पहले क्या होता है? मियोसिस होती है और एक हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होता है, और फिर उसी हैप्लॉइड सेल में, या आप कह सकते हो कि उसी जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें डिविजन्स के थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है? कि स्पोर प्रोड्यूस होता है। पूरा एक सीड की तरह स्ट्रक्चर होता है। दीज सेल्स जनरेट मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर विदाउट फ्यूजन विद अनदर सेल। ये जो स्पोर्स है, ये जो इंडिविजुअल स्पोर्स है, ये इतने केपेबल होते हैं कि ये जो है वो एक नया प्लांट खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक नया ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट को ये जन्म दे सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ एनी अदर थिंग। जैसे आप सेकेंड लाइन में देख सकते हो, लिखा है कि दीज सेल्स जनरेट मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर विदाउट फ्यूजन विद अनदर सेल, ठीक है। क्या होता है कि किसी और चीज से फ्यूज किए बगैर ये स्पोर्स एक नए प्लांट में, नए स्ट्रक्चर में डेवलप हो सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज यूनिसेल्यूलर स्पोर कॉल्ड स्पोरुलेशन। अच्छा, अब इनकी जो फॉर्मेशन होती है स्पोर बनने के पूरे अमल को या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पोरुलेशन कहा जाता है। दीज स्पोर व्हेन डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट, ठीक है। जब ये पेरेंट प्लांट से ऑब्वियसली डिटैच होंगे, जमीन में जाएंगे और फिर जाके एक नया जो है वो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे। एंड गिवन फेवरेबल कंडीशंस ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये प्लांट से, पेरेंट प्लांट से डिटैच होंगे, सेपरेट होंगे, जमीन में जाएंगे, और अगर इनको सारी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, मतलब पानी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, एयर मतलब इस तरह से मॉइस्चर वगैरह सही मिला, तो ये एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाएंगी। आगे जो लाइन है उसमें आपने हेडिंग क्या बनानी, क्योंकि ये आता है ना शॉर्ट आंसर में, सवाल पूछा जाता है, तो आपने क्या हेडिंग बनानी है? आपने हेडिंग बनानी है एग्जाम्पल की, और आपने बताना है कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ हो रही होती है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्जी, फंजा, ऑब्वियसली दीज आर नॉट प्लांट्स, बट ये बताया हुआ है कि स्पोर इनमें प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर आप प्लांट की बात करो तो प्लांट में कौन सी दो एग्जांपल्स दी हुई है? मॉसिस में और फर्न्स में होता है। ये फर्स्ट ईयर में क्लासेस में था कि फर्न और मॉसिस कौन कौन से एनिमल्स सॉरी कौन कौन से प्लांट्स की वो होती है क्लासेस। तो ये वो उनकी बात हो रही है कि मॉस और फर्न के अंदर स्पोर्स मोस्टली जो है ना प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एज वेल एज इन ऑल प्लांट्स, ठीक है। मोस्टली प्लांट्स में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अ सिंगल मशरूम में प्रोड्यूस 500 and 1000 स्पोर्स अ मिनट एट द पीक ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ये ऐसी जनरली फैक्ट लिखा हुआ है, एमसीक्यूज के लिए इसको थोड़ा देख लेना, ठीक। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे आ जाओ। टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है यार, 5 मिनट्स हैं थोड़ा, हाँ 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो मेथड है प्लांट रिप्रोडक्शन का जिसमें आपका जो एक नया प्लांट है वो किसी भी फ्रेगमेंट से, या प्लांट पेरेंट प्लांट के ही किसी हिस्से से या किसी पार्ट से या किसी फ्रेगमेंट से
ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। आप इसको जो है ना वो वेजिटेटिव क्लोनिंग भी कह सकते हो, ठीक है, कि भाई आपका पेरेंट प्लांट था, उसके ही किसी पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर गया या प्लांट की मजीद फर्दर ग्रोथ हो गई, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, ग्रो करवाना, ठीक है, प्रोपगेट करना। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जनरली ये चीज हो रही होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट जो प्लांट है उसका कोई भी पार्ट जो है वो सेपरेट हो रहा होता है, ठीक है, विच देन डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। मैंने आपको ये बात बताई कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किसी भी पेरेंट बॉडी का कोई भी पार्ट जो है, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि स्टेम, रूट और लीव्स, मोस्टली ये वाले तीनों जो हिस्से होते हैं, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, इनमें से कोई सा भी हिस्सा जो है वो एक नए प्लांट को इफ गिवन दी सूटेबल कंडीशन जन्म दे सकता है। ये मेथड क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले वाले में क्या हो रहा था कि भाई प्लांट स्पोर बना रहा था, ये स्पोर जाकर जो है वो सॉइल में जाके फिर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिली तो ये नए प्लांट में डेवलप किया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्पोर स्पोर कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है एक प्लांट का, पेरेंट प्लांट का ही अपना हिस्सा होता है और वो ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म या प्लांट बना देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एनी पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ और बड में सर्व फॉर दिस पर्पस, ठीक है। कोई भी पार्ट हो सकता है कि भाई रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, कोई भी पार्ट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज किया जा सकता है, सही। They are often highly specialized for the task and bear little resemblance to the original plant organs from which they evolved. For example, potato is actually a modified stem. Potato क्या है? इसमें बताया हुआ है कि potato जिस तरह से उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, जिस तरह से पोटैटो की प्रोडक्शन हो रही होती है, हम कह सकते हैं कि पोटैटो क्या है, इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड स्टेम। क्यों मॉडिफाइड स्टेम है? इसलिए क्योंकि पोटैटो की जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही होती है स्टेम के अंदर, ठीक है। उस स्टेम के अंदर होने वाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से ही ये जो स्ट्रक्चर है या पोटैटो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें स्टेम, लीव्स या बर्ड्स या कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट, ठीक है। इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। अच्छा, अब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, एक चीज होती है पेरिनेटिंग ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, पेरिनेटिंग ऑर्गन्स, बेटा ये अंडरलाइन कर लेना। पेरिनेटिंग ऑर्गन्स जो है वो अलग से सवाल में ना शॉर्ट आंसर्स में पूछते होते हैं कि भाई पेरिनेटिंग ऑर्गन्स क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है तो आपने पूरा ये वाला पैराग्राफ वेजिटेटिव वाला पूरा बता देना है, ठीक है। In some plants, to ensure the continued survival of favorable genotype, organs of vegetative propagation also act as perinating organs which lie in the soil over the winter. अच्छा, अब पेरिनेटिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? पेरिनेटिंग ऑर्गन्स जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ प्लांट्स में कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर रहे होते हैं जो कि अनफेवरेबल होते हैं फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो किस तरह एक्ट कर रहे होते हैं? एक्ट कर रहे होते हैं एज अ पेरिनेटिंग ऑर्गन। पेरिनेशन एक ऐसी क्वालिटी होती है कि जिसमें प्लांट या कोई भी प्लांट आप कह सकते हो कि सरवाइव कर सकता है एक सीजन से किसी और सीजन में ड्यूरिंग द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट या कंडीशन, के भाई फेवरेबल कंडीशन नहीं थी और फेवरेबल कंडीशंस ना होने के बावजूद अगर प्लांट का कोई हिस्सा जो है वो हेल्प कर रहा है प्लांट को टू एक्चुअली सर्वाइव फ्रॉम वन सीजन टू अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, इसको पेरिनेशन कहा जाता है। पेरिनेटिंग ऑर्गन्स बेसिकली कौन से होते हैं? पेरिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं आपके पास जैसे राइजोम वगैरह होता है ना। अगर तुम लोगों को मैंने शायद फंगस पढ़ाया था या पता नहीं फंजाई जब पढ़ाया था, तो मैंने उस वक्त बताया था कि जो है राइजोम होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर इन द फंगस, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि जो पेरिनेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? वो स्टोर कर लेते हैं फूड, या आप कह सकते हो उस प्लांट को हेल्प करते हैं टू सर्वाइव फ्रॉम वन season to another in the presence of unfavorable environment which lie in the soil over the winter इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है क्योंकि विंटर में मोस्टली हार्श इन्वायरमेंट होता है, प्लांट इतना इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में ऑर्गन्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑल्सो एक्ट एज पेरिनेटिंग ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन कौन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर हमने पढ़ा? रूट है, स्टेम है, लीफ है या कोई बड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किस तौर पे किस किस तरह से एक्ट कर रहे होते हैं? एज पेरिनेटिंग ऑर्गन्स। पेरिनेटिंग ऑर्गन्स क्यों जरूरी है या पेरिनेशन क्या होती है? पेरिनेशन बेसिकली वो एबिलिटी है प्लांट की, वो खासियत है जो उसको हेल्प करती है सर्वाइव करने के लिए फ्रॉम वन अनफेवरेबल कंडीशन
या इन्वायरमेंट या सीजन टू अनदर इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट तो नहीं सीजन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच लाई इन द सॉइल ओवर द विंटर, ठीक है। विंटर में क्या होते हैं कि दीज ऑर्गन्स एक्चुअली लाई इन द सॉइल, ताकि ये विंटर के हार्श इन्वायरमेंट से कंडीशन से बच सके। व्हेन द सीजन स्विचेस, विंटर के बाद वाला जो सीजन आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये फिर अपनी नॉर्मल जो इनकी पोजिशन होती है या जो नॉर्मल इनकी ग्रोथ होती है वो पैटर्न फॉलो करते हैं। दीज आर दी पेरिनेटिंग ऑर्गन्स, ठीक। तीसरा आपके, अच्छा यार कितना टाइम है हमारे पास, 1.5 मिनट्स है। तो एपोमिक्सिस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एपोमिक्सिस में बस ये होता है कि जो सीड्स है ना, वो जो है वो फर्टिलाइजेशन उसमें ऐसे इतना ही प्रॉपर नहीं हो रही होती। और जो अगर आप देखो तो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि विच प्रोड्यूस सीड विदाउट द फ्लावर्स बीइंग फर्टिलाइज, यानी कि सीड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स की नहीं हो रही होती। विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स सीड जो है ना या बीज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। खैर ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को पढ़ा दूंगी, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मिनट, ठीक है। तो कोई सवाल तो नहीं है किसी को, मीटिंग एंड बल्कि 1 मिनट से भी कम है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।